का आज फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल कुकू केमिस्ट्री पर। बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे क्रॉस एल्डोल। हम एल्डोल संघनन इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके थे। एल्डोल संघनन जो अभिक्रिया थी वो मैंने आपको बताया था, उसके लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी था। बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आप देखिए आराम से, अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्रॉस एल्डोल में अपना क्या है, एल्डोल संघनन जो है सबसे पहली स्थिति इसके लिए क्या होगी बच्चों, वो होगी अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति। अगर अल्फा हाइड्रोजन यहाँ नहीं है, किसकी उपस्थिति होगी बच्चों, अल्फा एच का होना। अल्फा एच उपस्थित होगा तो ही अपना एल्डोल संघनन होगा। अल्फा एच क्या होता है ये हम आपको बता चुके थे, CHO से जुड़ा हुआ। ये जैसे मैंने लिखा CH3CHO, तो इससे जुड़ा हुआ ये जो कार्बन होता है CHO जुड़ा हुआ, ये पहला कार्बन अल्फा होता है और इससे जुड़ी हुई हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होती है। तो क्रॉस एल्डोल और एल्डोल में क्या अंतर है, एल्डोल संघनन में जो थे वो एक जैसा एल्डिहाइड का अणु लेना होता है, जबकि क्रॉस एल्डोल में हम क्या क्या ले सकते हैं, दो भिन्न एल्डिहाइड के अणु ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, दो भिन्न एल्डिहाइड लिए जा सकते हैं। मतलब यहाँ एल्डिहाइड अलग अलग होनी चाहिए, या तो एसिटाल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, या हमने ले लिया एथिनॉल और प्रोपेनॉल ले लिया, तो दो भिन्न एल्डिहाइड ले सकते हैं। या फिर दो भिन्न कीटोन भी ले सकते हैं, या एक स्थिति एक एल्डिहाइड ले सकते हो आप और एक क्या ले सकते हो, कीटोन ले सकते हो। लेकिन ये हमने तीन स्थितियां ले ली। क्रॉस एल्डोल में दोनों एल्डिहाइड एक जैसी नहीं होनी चाहिए, दोनों एल्डिहाइड अलग होनी चाहिए, या कीटोन ले तो दोनों कीटोन अलग होनी चाहिए, और या फिर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन भी ले सकते हो। दूसरी बात बच्चों, यहाँ से अगर यहाँ से एल्डिहाइड या कीटोन या कुछ भी ले रहे हो तो दो एल्डिहाइड में से एक एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन का होना आवश्यक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने कह दिया, क्या इनके बीच में एल्डिहाइड एल्डोल संघनन हो सकता है या नहीं हो सकता। मैं यहाँ से एग्जाम्पल लेती हूँ आपके सामने, CH3CHO प्लस CH3CH2CHO। आपके सामने दोनों एल्डिहाइड अलग अलग है, ये 2 कार्बन का है और ये 3 कार्बन का। इसका नाम है एथिनॉल और इसका नाम है प्रोपेनॉल। इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा है, यहाँ पर अल्फा एच है। यहाँ से जुड़ा हुआ ये वाला है अल्फा कार्बन, इसके पास भी एच है, अर्थात यहाँ एल्डोल संघनन पॉसिबल है। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल हो गया, इनके बीच हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने ले लिया एसिटाल्डिहाइड और एग्जाम्पल ले लिया हमने फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ हम देखें तो इसमें पास भी अल्फा एच है, लेकिन इसके पास अल्फा एच नहीं है क्योंकि ये CHO है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन हमारे पास नहीं है, अर्थात इसके अंदर कोई अल्फा एच नहीं है। क्या अब इस कंडीशन में होगा, फॉर्मेल्डिहाइड में तो नहीं है ना बच्चों। यहाँ से अब आप मुझे बताइए, क्या यहाँ एल्डोल संघनन होगा, बिल्कुल होगा। मैं आपसे कह रही हूँ दोनों में से एक एल्डिहाइड के पास अल्फा एच होना चाहिए, तो इसमें है अल्फा एच तो इसमें भी होगा। तीसरी कंडीशन मैंने ले ली यहाँ से बच्चों, HCHO प्लस HCHO। आप इसको अल्फा एच नहीं मानेंगे क्योंकि अल्फा कार्बन पर ही अल्फा एच होती है, यहाँ अल्फा कार्बन है ही नहीं, यहाँ तो एच है ना सीधा, ये तो एच इसी की है, अल्फा कार्बन तो नहीं है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ एल्डोल संघनन नहीं होगा, एल्डोल संघनन नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर एल्डोल संघनन नहीं होगा क्योंकि इसमें ना तो इसके पास अल्फा एच है ना ही इसके पास अल्फा एच है, दोनों में से किसी एक के पास होगी तो यहाँ पर एल्डोल संघनन हो जाएगा। तो समझ में आया, दो में से एक के पास होनी चाहिए, या दोनों के पास हो तो भी हो जाएगा, दोनों में से किसी एक के पास हो तो भी हो जाएगा, लेकिन दोनों के पास ही नहीं हो तो नहीं होगा। ऐसी स्थिति पहली और तीसरी तो क्लियर रहती है, लेकिन दूसरी वाली स्थिति में कंफ्यूज होते हैं होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ हो जाएगा। चौथी कंडीशन मान लीजिए आपके पास ये है कीटोन है, क्योंकि ये अभिक्रिया केवल एल्डिहाइड की नहीं थी, ये अभिक्रिया कार्बोनिल यौगिक की थी, तो इसके पास पहला कार्बन अल्फा दोनों के पास ही यहाँ पर अल्फा एच है, ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है। तो अगर आप यहाँ से करते हैं तो बच्चों यहाँ से भी एल्डोल संघनन हो जाएगा क्योंकि दोनों के पास अल्फा है। ठीक है, अब यहाँ से मैंने आपको कंडीशंस बता दी हैं कि यहाँ से मैं टिक मार्क लगा देती हूँ, जिसके साथ एल्डोल संघनन होगा इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा।
ठीक है, अर्थात दोनों में से किसी एक के पास अल्फा एच होनी चाहिए। अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ से किस तरह से होगा। तो एग्जाम्पल यहाँ से ले लिया, एक एग्जाम्पल हम लेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ से एग्जाम्पल हमने ले लिया, ये तो ले लिया हमने एसिटाल्डिहाइड, और एक एग्जाम्पल ले लिया हमने प्रोपियोन एल्डिहाइड, ठीक है। ये तो है हमारे पास एथेनॉल और दूसरा है बच्चों हमारे पास प्रोपेनॉल। अगर IUPAC नाम लिखो तो यही होगा, ये 2 कार्बन का है और ये 3 कार्बन का है। अगर दोनों के पास ही अल्फा एच उपस्थित होती है तो बच्चों यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेंगे उनकी संभावनाएं कितनी प्रकार की हैं। यहाँ से प्रोडक्ट 4 प्रकार के बनेंगे। कैसे बनेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कंडीशंस कैसे कैसे हैं, यहाँ से मैं 4 कंडीशन लिख रही हूँ। अगर यहाँ से मान लीजिए हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, क्या ली हमने, परखनली ली, और आपने उसके अंदर एथेनॉल भी डाल दिया, प्रोपेनॉल भी डाल दिया, ठीक है। इसको मैं 2 कार्बन और 3 कार्बन ऐसे लिख देती हूँ। जब हम टेस्ट ट्यूब में कोई अभिक्रिया करते हैं तो हमें नहीं पता, हमने जो सैंपल लिया एथेनॉल का, हमने मान लीजिए 1 बूंद ली या हमने 10 ml लिया, तो 10 ml में कितना एथेनॉल आया हमें थोड़ी पता है भाई। 10 अणु भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, ऐसे ही इसके भी होंगे। तो इस मिक्सचर के अंदर ये जो मिक्सचर है, हो सकता है उस कंडीशन में अभिक्रिया 2 कार्बन प्लस 2 कार्बन वाला कर जाए, अर्थात एथेनॉल प्लस एथेनॉल, अर्थात ये तो एक साथ ही है ना। हो सकता है इसी के 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाए, या ऐसा हो सकता है इसी प्रोपेनॉल के 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाए, अर्थात 3 कार्बन और 3 कार्बन, अर्थात इसी के 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाए या इसी के 2 मॉलिक्यूल। या फिर कंडीशन ऐसी हो सकती है कि जब हम रिएक्शन लिखें तो 2 कार्बन वाला पहले जुड़े और 3 कार्बन वाला बाद में जुड़े, अर्थात एथेनॉल पहले जुड़े और प्रोपेनॉल बाद में जुड़े, या फिर 3 कार्बन वाला पहले जुड़े और 2 कार्बन वाला बाद में जुड़े। तो इस तरह से 4 प्रकार से अभिक्रिया यहाँ संभव है। ऐसा कतई नहीं है कि एक इसका लिया और एक इसका लिया, नहीं। कंडीशन में हो सकता है ये 2 अणु इसके जुड़ जाए, हो सकता है 2 अणु इसके जुड़ जाए। आपको मैडम एक एक लिख रखा है, फिर से ध्यान आपका देना चाहूंगी मैं यहाँ पे। मैंने टेस्ट ट्यूब ली, परखनली में मैंने 10 ml एक पदार्थ डाल दिया और 10 ml दूसरा पदार्थ डाल दिया। आपको थोड़ी पता है इस सैंपल के अंदर कितने अणु जा रहे हैं। जब आप वहां पर प्रयोगशाला में लैब में रिएक्शंस करते हो तो थोड़ा सा चुटकी भरी तो डालते हो अपनी परखनली में। आपको पता है कि आपने 1 अणु डाला, 2 अणु डाले, 10 अणु डाले, 20 अणु डाले, वो तो नहीं पता ना। तो वही चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कितने अणु इसके अंदर गए हमें नहीं पता। तो हो सकता है इस तरह की अभिक्रिया होने लगे, हो सकता है इस तरह की भी ले, हो सकता है इस तरह की भी ले। तो 4 प्रकार से रिएक्शन संभव है। तो हम सबसे पहले इस रिएक्शन को लेते हैं, एथेनॉल प्लस एथेनॉल। देखिए यहाँ से मैं इसको नंबर 1 डाल देती हूँ, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3 और इसको नंबर 4। देखिएगा बच्चे यहाँ से किस तरह से होती है। पहला हम यहाँ से फर्स्ट हम बना रहे हैं 2 कार्बन प्लस 2 कार्बन। ध्यान दीजिएगा कि मैडम कैसे लिख रही हैं, आपको भी उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। पहला तो अणु इस तरह से लिखेंगे, आप फॉर्मेट यही लिखेंगे, दूसरा कोई फॉर्मेट अपनी तरफ से नहीं लिखेंगे। मेरी एक एक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे तब तो रहेगा अच्छा, और अपनी मर्जी से करोगे फिर मत कहना कि समझ नहीं आया मैडम हमारे, क्योंकि पढ़ाने के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ बच्चों, ठीक है। तो समझने के लिए एक एक तरीका मेरा वाला ही फॉलो करना है। दूसरे वाले को कैसे लिखना है, ये CH3CH जो है इसका एक H बाहर निकालो। क्या निकालो, एक H, अर्थात इसमें से एक H निकाल दिया तो बच क्या गया, CH2। ये आ गया अपना CH2 और ये क्या आ गया, CHO। बच्चों हमको लेना कौन सा है, ये वाला जो कार्बन है ना, ये अल्फा कार्बन, ये वाला लेना है, ठीक है। और ये अल्फा कार्बन का ही H बाहर रखना है। इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट पोजीशन पर तो हमें ये वाला फॉर्मेट लिखना है, सेकंड पोजीशन पर अल्फा कार्बन का H बाहर निकाल के लिखना है, और इसके बाद आपको करना क्या है, इन दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। मैकेनिज्म तो हम कल बता ही चुके थे। तो यहाँ से C, फिर CH2, ये CHO, और ये वाला जो है इसको इस तरह से दिखा दो और इस H को इसके साथ जोड़ दो, ये जड़ गया OH, ठीक है। आगे समझ में, ये वाला H तो यहाँ लिख दो आप, ये लो, ये बन गया अपना प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। पहला प्रोडक्ट तो बना ये। अब आप चाहे तो इसमें से H2 बाहर निकाल के दिखा सकते हो, नहीं मर्जी हो तो मत निकाल कर दिखाइए। ये क्या है अपना एल्डोल। एक चीज बता दूं मजेदार, अपन ने कल यही रिएक्शन पढ़ी थी,
बस यहाँ से OH निकाल दिया था। हाँ तो कल वाला आंसर और बता देना मुझे, H और H निकाल के क्या बना था। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि आपको इस वीडियो में से बताना है कि वहाँ प्रोडक्ट क्या बन रहा था। चलिए दूसरी कंडीशन फॉलो करते हैं, 3 कार्बन प्लस 3 कार्बन। ये कौन सी कंडीशन है, 3 कार्बन प्लस 3 कार्बन। अर्थात ये जो आपको दिखाई दे रहा है प्रोपेनॉल, इसको लिखना है CH3 CH2 CHO। ये देखो CH3 CH2 पहले इसी फॉर्मेट में लिखना है, अब लिख दो इसको CHO। कोई दिक्कत नहीं आई हमको। आगे मैंने कहा था यही वाला फॉर्मेट लिखना है, ये वाला है अपना अल्फा कार्बन। कौन सा है बच्चों, ये वाला है अल्फा कार्बन। अर्थात ये वाला इसका जो H है वो बाहर निकाल के लिखना है। तो बच्चों ये देखो CHO, ये CH2 है, इसका H निकालना है क्योंकि अल्फा वाला ये है। इसमें ध्यान किस पे देखना है बच्चों, यहाँ पर इसका H बाहर निकालना है। तो ये तो CH हो गया और इसका H बाहर निकाला तो ये H हो गया, क्योंकि अल्फा वाला ही सामने होना चाहिए। तो किसके सामने, अल्फा है ना, अल्फा। और आप कहेंगे मैडम CH3 को कहाँ लिखी, फिर इसके आगे लिखेंगे। बच्चों इसके आगे नहीं लिखना है, आपने वो CH3 इसके सिर पे टिका देना है। टिका दिया, क्योंकि दिक्कत अपने पास दिक्कत ये नहीं आएगी ही, यहाँ से तो ये निकला और ये H अब यहाँ से गया। क्यों अल्फा वाला ही, क्यों, कारण आपको बताया तो था कल इनोलेट आयन कि यहाँ से ये वाला H ज्यादा अम्लीय होता है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन इसको गरीब करने में लगा रहता है, यहाँ से CO समूह होता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है और फिर H बाहर निकाल देता है। याद करो कल समझाई थी पूरी मैकेनिज्म, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से, अब डायरेक्ट इसके चिपका दो यहाँ से, ये अल्फा कार्बन तो है ही एज इट इज। इसको थोड़ा जगह छोड़ी है तो मैं छोटा छोटा लिखूंगी यहाँ से CH3 CH2, ये वाला जो है अपना C, क्या आ जाएगा बच्चों OH, और फिर जो बचा हुआ है यहाँ से CH। देखो यहाँ से आगे ये CH और ये CHO, ठीक है ना। और ये हो गया अपना, इसके ऊपर CH3 टिका दो और ये वाला जो H है ये लो मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये बन गया अपना अगला एल्डोल, ठीक है। अब कंडीशन कौन सी बची थी, 2 कार्बन प्लस 3 कार्बन की, 2 कार्बन पहले 3 कार्बन बाद में, फिर 3 कार्बन पहले 2 कार्बन बाद में। देखिए बच्चों अब कंडीशन है 2 कार्बन प्लस 3 कार्बन वाली, ठीक है ना। अब इसमें कैसे लिखेंगे आप, वही क्या लिखना है CH3 CHO लिख दिया। अब किसको लिखना है, 3 कार्बन को। 3 कार्बन मैंने बता रखा है बच्चों, ये अल्फा H है और ये अपना CH2 CHO है और उसके ऊपर आएगा CH3। ये मैंने यहाँ गलत लिख दिया, इसको लिख देते हैं यहाँ पे क्योंकि इसका ये अल्फा वाला है। अब ये भी सिखा दिया था आपको। तो ये हो गया 2 कार्बन वाला और ये हो गया 3 कार्बन वाला। करना क्या है बच्चों सीधा, अब तो आप सीख गए होंगे। ओ सब पे बच्चों NaOH जरूर लिख देना। कौन सा NaOH, तनु NaOH जरूर लिख देना, ठीक है। अब यहाँ से हो गया C, ये हो गया H, ये हो गया H, ये CH, ये CH3 और ये CHO। तो ये बन गया अपना एल्डोल, तीसरे तरह का उत्पाद, ठीक है। अब चौथे पर चलते हैं। चौथा कहता है 3 कार्बन पहले और 2 कार्बन बाद में। आप कहोगे एक ही तो बात है। अजी एक बात होती तो देख लेना, प्रोडक्ट अलग बनेगा क्या, ऐसे कैसे एक बात है। ये 3 कार्बन वाला पहले लिखो, तो CH3 CH2 और ये CHO। हमने देखो रूल नहीं तोड़ा है, मैंने आपको बताया था CHO ऐसे ही करके लिखना है रिएक्शन में पहला वाला, और दूसरे वालों कैसे लिखना है। ये हो गया CHO, ये अल्फा कार्बन, हमेशा अल्फा कार्बन जस्ट कहाँ है, सामने। अल्फा कार्बन कहाँ है, सामने। और यहाँ किसकी उपस्थिति में बच्चों, तनु क्षार की उपस्थिति में, ठीक है। प्रोडक्ट बना दो, ये यहाँ से खींच लेगा इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का तो काम ही यही है, खींच लेगा इलेक्ट्रॉन। यहाँ इलेक्ट्रॉन दिए वहीं खींच लेता है ये CH, ये ऑक्सीजन में इस H को जो है वो अटैक करा दो यहाँ से, तो ये OH हो गया, ये CH2 हो गया और ये CHO। मैं कह रही थी ना प्रोडक्ट अलग बनेगा। देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 है ना, और यहाँ श्रृंखला देखो सीधी श्रृंखला कितने की है, 1 2 3 4 की है, और यहाँ श्रृंखला कितने की है, 1 2 3 4 5 की है। बन गया ना अलग अलग। ये देख लो आप, खूब देख लो अलग अलग है कि नहीं है, ये देख लो आप अलग अलग है। देखो ऊपर वाला अलग है, नीचे वाला अलग है। तो 4 प्रकार के प्रोडक्ट संभव है। आपको एक मजेदार बता दूं, यही रिएक्शन जो थी ना, ये हमारे जो है फर्स्ट ग्रेड का जो RPSC का एग्जाम होता है उसमें आई थी कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनता। आप चाहें तो इसके आगे प्रोसीड कर सकते, इस OH और H को निकाल के डबल बॉन्ड और आ जाएगा तो वो भी कर सकते हो। बच्चों यहाँ पे मैंने आपको पूछा था क्रोटोन एल्डिहाइड का UPSC नाम, ठीक है ना। क्यों पूछा था, क्योंकि एल्डोल संघनन में ये एल्डोल बन रहा था और यहाँ इसका प्रोडक्ट उत्पाद पूछा था। अब आपने अपना मैच कर लीजिए सही है क्या। देखो 1 2 3 4, ठीक है। अब आप इसमें कितने कार्बन है, 4, तो नाम क्या होगा, ब्यूट। डबल बॉन्ड कितने पे है, 2 नंबर पे।
डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इन। तो ब्यूटूइन। CHO कितने नंबर पर है? 1 नंबर पर है। वैसे 1 नंबर पे ही आता है, चाहो तो लिखो वरना मत लिखो। और CHO का अनुलग्न क्या होता है? एल। तो नाम क्या आ गया? ब्यूटूइन। ये बनेगा। अब आप ना देख लेना सही है या नहीं, अब आप अपने आप देख लेना आपका कल वाला सही था या नहीं था। चलिए बच्चों, यहाँ पे हमने आपको क्रॉस एल्डोल खत्म करवा दिया है। अब एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग सी रिएक्शन है बच्चों, उसका नाम है कैनिजारो रिएक्शन। नाम भी इतने यूनिक से होते हैं ना, एकदम पढ़ने में मजे से आते हैं, एकदम मस्त मस्त नाम होते हैं, बढ़िया बढ़िया। कैनिजारो है ना, तो नाम इतना अच्छा सा, तो रिएक्शन तो और भी अच्छी होगी, और ये पेपर में भी पूछी जाती है बच्चों। चलिए तो करें आज की रिएक्शन। बच्चों, कैनिजारो रिएक्शन की खास बात क्या है? एल्डोल संघनन की खास बात थी कि वहाँ अल्फा H होना चाहिए। तो जब वहाँ खास बात एल्डोल की बताई तो कैनिजारो जो थी अपनी रिएक्शन, उसने कहा कि कोई बात नहीं, अल्फा हाइड्रोजन वाले जो हैं वो सारे एल्डोल में चले गए हैं, तो हमारे कुछ एल्डिहाइड नाराज नहीं हो जाएं, इसलिए हम एक ऐसी अभिक्रिया निकालेंगे कि यह कैनिजारो कहता है यहाँ वो सब आएगा जो एल्डोल नहीं देता है। भाई एल्डोल में अलग कर दिया था ना, मतलब कैनिजारो कहता है जिनके पास अल्फा H नहीं हो, जिनके पास अल्फा H नहीं हो, वे ही कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। अच्छी सी बात हो गई ना कि जिनको नाराज किया था एल्डोल संघनन ने कि अल्फा H वाले ही कृपया यहाँ पर आएं, और जिनके पास अल्फा H नहीं है वो यहाँ से चले जाएं, तो इसने कह दिया कि जिनके पास अल्फा H नहीं होगा, जिनके पास मतलब किनके पास, क्या गया, जिन एल्डिहाइड के पास। और रिएक्शन और देख लो, ये एल्डिहाइड देता है, कीटोन का काम नहीं है यहाँ पे, तो कीटोन का तो काम ही नहीं है। जिन एल्डिहाइड के पास अल्फा H नहीं हो वे ही सांद्र, और वहां पे एक चीज और थी, वे ही प्रबल क्षार की उपस्थिति में, वहां पर कैसा क्षार था? दुर्बल क्षार। तो मतलब कैनिजारो की कुछ दुश्मनी सी की है क्या? वहां तो हम देते हैं दुर्बल क्षार, यहाँ पे प्रबल क्षार। वहां तनुज NaOH की बात होगी तो यहाँ सांद्र की बात होगी। वहां कहता है अल्फा H होना चाहिए, ये कहता है अल्फा H नहीं होना चाहिए। तो एक जैसा सा लगता है ना, सब दुश्मनी टाइप सी हो कि तुमको वहां पे नहीं दिया हमने तो यहाँ पे ले लेंगे हम तुमको। तो वही चीज है यहाँ पे, जिनके पास अल्फा H नहीं हो वे ही प्रबल क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कर उत्पाद देते हैं। ठीक है, तो इसके पास एक चीज कंडीशन, सबसे मोस्ट फेवरेबल कंडीशन हो गई कि इसके पास क्या होना चाहिए? अल्फा H नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, इसमें एक एल्डिहाइड के अणु का, बच्चे यहाँ पर जिन एल्डिहाइड के पास लिख लेना, जिन एल्डिहाइड के पास, ठीक है, एक एल्डिहाइड के अणु का ऑक्सीकरण तथा दूसरे एल्डिहाइड के अणु का अपचयन होता है। ठीक है, एक का तो ऑक्सीकरण होगा और दूसरे का क्या होगा बेटा? अपचयन होगा। अब आप आराम से सोच लेना, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण क्या होता है? अम्ल बनता है। एल्डिहाइड का अपचयन किसमें होता है? अल्कोहल में होता है। अर्थात यहाँ से एक अम्ल का अणु बनता है और दूसरा अल्कोहल का अणु बनता है। तीसरी बार, इसके अंदर इस अभिक्रिया में जब एक ऑक्सीकरण और एक अपचयन होता है, ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागना, अपचयन होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। जब दोनों चीज साथ साथ हो तो यहाँ पर असमानुपातन की अभिक्रिया भी होती है। असमानुपातन की अभिक्रिया भी होती है। असमानुपातन क्या होता है? जब यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट का, यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट है एल्डिहाइड, इसी का तो ऑक्सीकरण हो रहा है और इसी का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। मैं आपको नोट में बता दूं असमानुपातन क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से लिख दिया Cu+1, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो ये क्या बनेगा? Cu+2। अगर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो क्या बनेगा? ये कॉपर। तो इस समय इस Cu+1 का क्या हो रहा है? इस वाले डायरेक्शन में यहाँ पर तो हो रहा है ऑक्सीकरण और इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? अपचयन। जब एक ही मॉलिक्यूल का या एक ही आयन का, एक ही स्पीशीज का ऑक्सीकरण भी हो
और अपचयन भी हो तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन, असमानुपातन कहते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है, एल्डिहाइड का क्या होता है, अपचयन होता है, तो इसको असमानुपातन की अभिक्रिया भी कहते हैं। ये भी कंपटीशन का क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि निम्न में से कौन सी रिएक्शन में से असमानुपातन होता है। तो अगर हम यहाँ से 12th की केमिस्ट्री को ही बहुत अच्छे से पढ़ लें तो हमारी बहुत सारे कंपटीशन क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। मैं आपको एक चीज कह रही हूँ, ये क्वेश्चन जो था एमएससी पास आउट करने के बाद फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था, जिसके तहत आपके स्कूलों में गवर्नमेंट लेक्चरर्स लगते हैं। कितनी बड़ी बात है बच्चों कि जिसके तहत, जिस एग्जाम के तहत टीचर्स को फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की नौकरी मिलती है, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया और ये लेवल कौन सा रहा, ये रहा 12th लेवल का क्वेश्चन। तो कितना इम्पोर्टेंट है, अगर हम एक चीज को हम अगर जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पूरी तरह से अगर हम पढ़ लें तो हम 80% क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्जाम की तो सॉल्व करते ही हैं, यहाँ तक कि हम आगे के कंपटीशन के क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो हम नीट और आईआईटी के एग्जाम के क्वेश्चन भी अभी सॉल्व करना सीख जाते हैं। बच्चों यहाँ इस चैनल पे जो पढ़ाया जाएगा वो कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आधी अधूरी चीज छोड़ दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक कैनिजारो में बहुत सारी चीजें पढ़ ली कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तो कैनिजारो होती है, इसी में एक एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण भी होता है और एक अपचयन भी होता है। असमानुपातन भी इसी को कहते हैं। बच्चों रिडॉक्स का मतलब दूसरा होता है। रिडॉक्स मतलब होता है एक अणु का ऑक्सीकरण तो दूसरे अणु का अपचयन हो, उसमें अणु बदल जाता है, स्पीशीज बदल जाती है, लेकिन असमानुपातन में एक ही का ऑक्सीकरण होता है और एक का ही अपचयन। अगर अणु अलग अलग हो जाए जिसका एक का ऑक्सीकरण हो और दूसरे का अपचयन हो तो वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो रेडॉक्स में और असमानुपातन में अंतर होता है। चलिए अब हम मेन रिएक्शन पढ़ लेते हैं, इस चीज को जरूर उतार लीजिएगा बच्चों। चलिए अब रिएक्शन पढ़ते हैं। ये तो नोट डाल के था, समझाने वाली चीज थी, असमानुपातन क्या कहते हैं ये चीज था। तो कैनिजारो असमानुपातन का भी उदाहरण है। देखते हैं बच्चों रिएक्शन यहाँ से क्या है। हमने यहाँ से अणु किसका लिया बच्चों, हमने लिया फॉर्मेल्डिहाइड का अणु। क्या लिया बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड। रिएक्शन किसकी उपस्थिति में करा दिया आपने, NaOH। कैसा लिया NaOH, सांद्र लिया, क्योंकि अगर तनु ले लेते तो दुर्बल क्षार बन जाता, सांद्र लिया है तो प्रबल क्षार। यहाँ से ये अभिक्रिया का प्रोडक्ट बताने से पहले मैं बता दूं कितने अणु लेंगे इसके, 2, क्योंकि एक का एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा और दूसरे का क्या होगा बच्चों, अपचयन होगा। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगी। देखिएगा बच्चों, यहाँ से हमने लिया बच्चों यहाँ से HCHO। अगर मैं इसका यहाँ से NaOH से अभिक्रिया करा रही हूँ, यही पढ़ रही थी ना हम, इसको रफ में पढ़वाना थोड़ा जरूरी है। अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा तो एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, अम्ल में बदल जाएगा, अम्ल बन गया। और अगर यहाँ से इसी का अपचयन करूं तो एक कार्बन का एल्डिहाइड का अपचयन होता है अल्कोहल में। तो अल्कोहल, एक कार्बन का एल्डिहाइड तो फॉर्मेल्डिहाइड, एक कार्बन का अल्कोहल क्या होता है, मेथेनॉल होता है। क्या होता है बच्चों, मेथेनॉल होता है, ये तो अपन जानते हैं ना। और यहाँ से अच्छा और समझ नहीं आया, और क्लियर करूं यहाँ से, मैडम हमारे समझ नहीं आया, कोई बात नहीं बच्चा, चलो नहीं समझ में आया होगा। अपचयन करना है ना, अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। कितने हाइड्रोजन जोड़ दिए, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, तो ये वाला हाइड्रोजन, चलो यहाँ से एक H यहाँ जोड़ दिया और एक H यहाँ जोड़ दिया, यही बनेगा। इसको जोड़ के देखो क्या बना, HCH और ये OH। इसको पूरे को मिला के लिखो, जोड़ जाड़ के लिखो। एक कार्बन से कितने जुड़ रहे हैं, 1 2 3, तो CH3 और ये क्या जुड़ गया, OH। अर्थात एल्डिहाइड का H जुड़ना मतलब क्या होता है, अपचयन होता है, तो CH3OH बन गया, ठीक है। और ये अम्ल भी बताऊं अब, चलो भैया अम्ल भी देख लो, HCHO है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। ये वाली जो अभिक्रिया कराई गई है बच्चों, ये वाली तो ऑक्सीकरण की है, और ये जो अभिक्रिया है ये किसकी है, अपचयन की है। तो ऑक्सीकरण करेंगे, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, अर्थात एक ऑक्सीजन और जोड़ दीजिए यहाँ से, तो एक ऑक्सीजन और जोड़ देंगे तो ये अम्ल ही तो बनेगा, HCOOH बन गया अम्ल। देखो यहाँ से ये अम्ल बन गया और ये एल्कोहल। अब तो समझ में आ गया होगा ये अल्कोहल का कि एल्डिहाइड का क्या बन गया, अम्ल, और एल्डिहाइड के अपचयन से क्या बन गया, एल्कोहल, ठीक है। मुझे जो चीज समझानी थी वो अभी तक नहीं आई है बच्चों। अब आप एक बात बताइए, ये बन गया अपना अम्ल और ये क्या है अपना क्षार। थोड़ा सा मिसमैच हो जाए, थोड़ा सा बच्चों थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं लाइन खींच देती हूँ यहाँ से, थोड़ा गड़बड़ नहीं हो अपना। ये अपना अम्ल बना है और ये अपना क्या है, NaOH बच्चों क्या होता है, क्षार। जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो इसका तो H और इसका
OH बाहर निकलेगा, H और OH मिलकर क्या बना देते हैं H2O और HCOONA अर्थात HCOONA, यही तो बनेगा। अर्थात जैसे ही अम्ल बनता है तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं HCOONA बनाते हैं, और साथ में जो CH3OH बना हुआ है ये CH3OH साथ में लिख दिया जाता है। कहने का अर्थ है मेन प्रोडक्ट ये दोनों बनेंगे, लेकिन ये बना कैसे इसको समझाने के लिए मुझे पूरी रामायण समझानी पड़ी है। ठीक है, कैसे समझ में आया? एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से अम्ल बनता है, एल्डिहाइड के अपचयन से अल्कोहल बनते हैं, जैसा कि मैंने बता दिया। अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, देखो ये समझा दिया मैंने, हाइड्रोजन कैसे जुड़ेगा। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से अम्ल बनता है, ये मैंने बता दिया, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। दूसरी बात, अम्ल और क्षार जब आपस में मिलेंगे तो H और OH मिलकर H2 बाहर निकालेगा, तो ये क्षार बना, और ये दोनों आपस में मिलेंगे तो HCOONA बना और CH3OH, यहाँ से ये बन गया अपना। अब इसको हम लिख देंगे, ये जो रेड पेन से लिखा हुआ है यही हमारा मेन प्रोडक्ट है। अब तो मैं आसानी से लिख दूं बच्चों मेन प्रोडक्ट अपना, तो ये हो गया HCOONA और यहाँ पे हो गया अपना CH3OH। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से ये जो अपना है इसका नाम क्या है, Na का मतलब क्या होता है सोडियम। अब फिर से आप मुझे तकलीफ दोगे, कहोगे मैडम आप सीधे आंसर लिख दोगे सोडियम फॉर्मेट, हमारे तो समझ में नहीं आया ये फॉर्मेट आयन कहाँ से आया है, ये भी बताऊं? चलो बता देते हैं हम आपको। बताना तो इसलिए पड़ता है ना, बार बार 3 बच्चे भूल जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, भूल जाओ, मैडम का काम तो है बताना। इसका नाम क्या है बच्चों अपना एसिटिक अम्ल। इस H को बाहर निकालो, क्या बन गया एसिटेट आयन। HCOOH, H को बाहर निकालो, क्या बन गया HCOO माइनस फॉर्मेट आयन। चलो कोई बात नहीं, बेंजीन के साथ अम्ल लगा हुआ है बेंजोइक अम्ल। फिर से अपना क्या निकालो H बाहर निकालो, क्या बन गया ये बेंजोएट आयन। अब इन सब के साथ मैंने सोडियम 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 जोड़ दिया, नाम क्या हुआ सोडियम एसीटेट, नाम क्या हुआ सोडियम फॉर्मेट, और इसका नाम क्या हुआ सोडियम बेंजोएट। अर्थात H बाहर निकलते ही इन सब में नाम लग गया 8 लग गया नाम। क्या नाम लग गया 8। भैया इनोल और इनोलेट भी तो याद करो, इनोल था H बाहर निकालते इनोलेट बना था भी एल्डोल संघनन में, तो ये चीज तो याद आ गई होगी। तो H बाहर निकाला तो ये फॉर्मेट आयन का सूत्र होता है वो HCOO माइनस होता है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल से H बाहर निकलता है तो फॉर्मेट आयन बनता है। अब समझ में आ गया फॉर्मेट कहाँ से आया। चलिए अब अगला देख लेते हैं, यहाँ से हम C6H5CHO, ये क्या है अपना बेंजल्डिहाइड। क्योंकि इसके पास भी अल्फा H नहीं था, मैंने एल्डोल संघनन में बता दिया था। हमने क्या करना है H ये C6H5 लिखा है, वही रिएक्शन किससे कर दी हमने NaOH से कर दी। चाहे तो रिएक्शन बच्चों KOH से भी कर सकते हैं, लेकिन सांद्र होना चाहिए, तनु नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से होगा क्या बच्चों, इसके भी 2 मॉलिक्यूल लीजिए। मैं आपके आगे रिएक्शन आसान करती हूँ, इसमें H की जगह C6H5 था तो इस H की जगह C6H5 रख दीजिए। ये जो H है ना अपना, इस जगह C6H5 रख दीजिए, HCC-H5COONA प्लस। अब कहोगे मैडम यहाँ पर क्या आएगा, अरे इसमें भी H बाहर निकाल दो ना। अगर यहाँ से H बाहर निकाल दोगे तो ये CH2OH रह गया। देखो यहाँ से H बाहर निकाल दिया तो ये रह गया, और ये H की जगह तो C6H5 है तो यहाँ भी क्या रख दो C6H5। और इसका नाम जो है बच्चों, इसका नाम है अपना बेंजिल अल्कोहल। वैसे आप भूल गए होंगे मैडम जी बेंजिल अल्कोहल कहाँ से आ गया, हमें तो आप बताते चला करो और याद कराते चला करो। और इसका नाम अब मैं नहीं बता रही हूँ आपको, अभी भी समझा दिया है, मेरी आदत खराब है, मैं ही बता के जाऊंगी। सोडियम बेंजोएट अभी बताया था C6H5, ये देखो अभी भी बताया था C6H5COOH, ये बेंजोइक अम्ल होता है, ये बेंजीन है, ये अम्ल लग गया, H बाहर निकाल दो बेंजोएट, तो ये हो गया सोडियम बेंजोएट। और रही इसकी बात तो ये देख लो बच्चों, यहाँ से ये अपना होता है बेंजीन, ये होता है CH2, इस ग्रुप को बोलते हैं बेंजिल, और ये लग गया OH तो नाम हो गया बेंजिल अल्कोहल। खूब आपको अल्कोहल फिनोल ईथर में इसको मैंने बताया था, ये क्या है अपना बेंजिल अल्कोहल। तो बच्चों एक चीज यहाँ से देख लीजिए, तो अपना फॉर्मेल्डिहाइड है, ये भी क्या नहीं नहीं देगा, बेंजाल्डिहाइड है, ये भी नहीं देगा, क्लोरल है, ये मैंने आपको कह दिया है, ये मैंने चैप्टर 10 में पढ़ा चुकी हूँ, तो मुझे बताइएगा क्लोरल हमने कहाँ पढ़ा है। और ये अपना फिबेल्डिहाइड है, ये भी मैंने आपको बता दिया, अल्फा कार्बन है। तो ये सारे एल्डिहाइड जो हैं वो कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देते, कैनिजारो अभिक्रिया ना देने वाले एल्डिहाइड है ये। इन सभी में अल्फा H नहीं है, एल्डोल में क्या होना चाहिए अल्फा H, इसमें अल्फा H नहीं होना चाहिए। तो ये सब आप नोट कर लीजिएगा, 1 2 3 और ये 4। अब हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, क्रॉस कैनिजारो। क्रॉस कैनिजारो में क्या आना चाहिए, 2 भिन्न एल्डिहाइड आएंगे। क्या आएंगे बच्चों, 2 भिन्न एल्डिहाइड। किसका यूज करेंगे बच्चों, 2 भिन्न एल्डिहाइड का, जिसमें से एक तो आसानी से ऑक्सीकृत होने वाला एल्डिहाइड अम्ल बना देगा,
और दूसरा एल्डिहाइड क्या बना देगा यहाँ से, वो अल्कोहल बना देगा। चलिए बच्चों देख लेते हैं यहाँ से, जैसे एग्जाम्पल में दो भिन्न एल्डिहाइड यूज होंगे। एक तो ले लीजिए आप बेंजल्डिहाइड और दूसरा ले लीजिए यहाँ से फॉर्मेल्डिहाइड। रिएक्शन किसके बीच में होगी, दोनों के बीच में होगी। तो एक का तो बनाना है हमें अम्ल और दूसरे बनाना है एल्डिहाइड। तो यहाँ से जो बेंजल्डिहाइड है इसका तो बना दिया हमने अल्कोहल, मैंने पूरा बता दिया है बच्चों। एक का अपचयन होगा, इसका अपचयन होगा और इसका क्या बनेगा, इसका अम्ल बनेगा। जो अम्ल बनेगा वो बनता HCOOH बनता, लेकिन अम्ल इसका H फॉर्मिक, अगर मैं H लिख देती तो इसका तो H और इसे NaOH का OH, H और OH मिलकर बना देता अम्ल, वो पानी बना देता और यहाँ बच जाता Na। तो H2O भी तो निकलता, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको Na कैसे आएगा ये। चलिए एक रिएक्शन और है बच्चों, उसका नाम है टिशेंको अभिक्रिया। टिशेंको अभिक्रिया और पढ़ लीजिए, जो अपनी अदर्स रिएक्शन में ही आती है। टिशेंको अभिक्रिया भी कैनिजार और लिंकेज जैसी ही है, इसीलिए पढ़ लें आप टिशेंको अभिक्रिया। देखिए बच्चों टिशेंको अभिक्रिया क्या कहती है, यहाँ पर किसी भी एल्डिहाइड की, इसमें जरूरी नहीं है एल्डिहाइड में H हो नहीं हो, अल्फा H हो नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर किसी भी एल्डिहाइड की क्रिया एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो अम्ल और अल्कोहल प्राप्त होते हैं, जो आपस में क्रिया करके एस्टर बनाते हैं। एक तरह से टिशेंको अभिक्रिया जो होती है आपकी, वो कैनिजार और एल्डोल संघनन का मिक्सचर होती है। देखिए यहाँ से किसी भी, मैं लिख देती हूँ यहाँ से बच्चों, देखिए यहाँ से बच्चों अभी अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कैनिजारों में तो हमारे पास रेस्ट्रिक्शन थे कि अल्फा H वाले ही अभिक्रिया करेंगे, कि जिनके पास अल्फा H नहीं होगी केवल वही अभिक्रिया करते हैं कैनिजारों में। लेकिन टिशेंको अभिक्रिया कहती है कोई सा भी एल्डिहाइड ले लीजिए, चाहे अल्फा H हो चाहे नहीं हो, मतलब अल्फा H वाले एल्डिहाइड के लिए भी अभिक्रिया है, जिसकी अभिक्रिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो अम्ल और अल्कोहल, मतलब एल्डिहाइड का ही ऑक्सीकरण हो रहा है और एल्डिहाइड का ही क्या हो रहा है, यहाँ से अपचयन हो रहा है। एक तरह से ये हो गया कि कैनिजारों ने जिन जिन एल्डिहाइड वो अपने से बाहर रखा, टिशेंको आया और उसने कहा कि कोई बात नहीं, KOH और NaOH रहने दो, हम इसको लेकर आएंगे और जिसमें अल्फा H होता है ना उसको भी हम अम्ल और अल्कोहल दे देंगे। ठीक है, तो एल्डोल वाले ने शिकायत कर दी होगी कि भाई कैनिजारों हमको सम्मिलित नहीं कर रहा है, तो टिशेंको वाले ने क्या कर लिया, इनको भी अपने साथ ऐड कर लिया। लेकिन जैसे ही अम्ल और अल्कोहल प्राप्त होते हैं, एक तरह की कैनिजारों अभिक्रिया है प्राप्त होते हैं जो परस्पर एस्टर बनाते हैं। अगर आपस में अभिक्रिया कर देंगे तो क्या देंगे, जो परस्पर एस्टर बनाते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते करते हैं इस टिशेंको अभिक्रिया को, देख लेते हैं बच्चों। यहाँ से CH3 CHO कितने ले लिए, 2 मॉलिक्यूल ले लिए। रिएक्शन किसकी उपस्थिति में, एल्यूमिनियम एथॉक्साइड। अब कुछ के तो पेट में दर्द हो रहा होगा कि एल्यूमिनियम एथॉक्साइड का मैडम सूत्र तो बता दो, ये AlOCH5 को अल्ट्राइज लिख कैसे दे दिया। चलो करवा देंगे, वैसे ध्यान रखा करो कि थोड़ा थोड़ा मैडम पहले ही बता चुकी है। ये तो एल्डिहाइड का बन गया अम्ल और यही इसी का बन गया अल्कोहल। अल्कोहल अपना 2 कार्बन का है तो 2 कार्बन का अल्कोहल होता है एथिल अल्कोहल। 2 कार्बन का अम्ल एसिटिक अम्ल, 2 कार्बन के अल्कोहल एथिल अल्कोहल। आपस में क्रिया कीजिए इनकी और H2O, और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि H2O में इसका H और OH बाहर निकालेंगे या इसका H और इसका OH बाहर निकालेंगे। आपको बताना है कि जब H बाहर निकलेगा, जब H2O बाहर निकालता है, सीधी सी बात है, जब H2O बाहर निकलता है तो एक का H और दूसरे का OH बाहर निकलता है। तो आपको ये बताना है कि जब एस्टर बनेगा तो H किसका बाहर निकलेगा, अम्ल का या अल्कोहल का। ठीक है, क्या बताना है आपको, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आंसर बताऊंगी इसका कि अम्ल में से H बाहर निकलता है या अल्कोहल में से H बाहर निकलता है। ठीक है, मैं आपको सीधा आंसर लिखवा देती हूँ। इसका आंसर है CH3COOC2H5। ठीक है, चलो और अपना क्वेश्चन आपको आसान कर देती हूँ, मैं क्या पूछना चाह रही हूँ देख लीजिए बच्चों। मैं यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, CH3COOH प्लस ये है C2H5OH। अगर मैं यहाँ से इसका H और इसका OH बाहर करती हूँ तो प्रोडक्ट बना CH3COO है और यहाँ से हो गया C2H5। एक तो रिएक्शन ये है A, और दूसरा रिएक्शन हमने लिख दिया CH3COH प्लस HOC2H5, सेम चीज लिखी, या फिर मैंने ऐसा लिख दिया और फिर प्रोडक्ट लिख दिया CH3COOC2H5। अगर आप प्रोडक्ट की ओर ध्यान दें बच्चों
तो प्रोडक्ट तो है सेम, ये देखो प्रोडक्ट तो क्या है सेम, लेकिन यहाँ आप ध्यान दे रहे हो कि अम्ल से H बाहर निकल रही है और यहाँ अम्ल से क्या बाहर निकल रहा है OH। दिख रहा होगा ना अंतर। अब तो समझ आ गया होगा मैडम का प्रश्न कि इस अम्ल से जब एस्टर ये बना अपना, एस्टर ये ना ये वाला R, ये R और ये एस्टर ही होता है ना RCOR, तो ये एस्टर ही अपना, ठीक है ना। तो अब आपको उत्तर ये बताना है कि ये H बाहर निकलेगा अम्ल से कि OH बाहर निकलेगा, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है अपना सेम है। तो मैंने आपको इतना बता दिया है कि अब आपको क्वेश्चन जो बताना है वो ये बताना है कि H बाहर निकलता है या फिर OH, कौन सा प्रोसीजर सही है, पहला या दूसरा, ठीक है। तो आपको बता देना H अम्ल से बाहर निकलेगी कि अल्कोहल से बाहर निकलेगी। वैसे मैंने कई बार बता दिया है, फिर भी मुझे गलत उत्तर बता दो तो बच्चों मुझे बहुत निराशा होगी। यहाँ से आंसर तो बताऊंगी लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बच्चों, अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एल्यूमिनियम एथॉक्साइड मैंने लिखा है ये इसको कैसे लिखा है, क्योंकि कुछ को तो समझ नहीं आया होगा ना ये एल्यूमिनियम एथॉक्साइड, तो यही देख लो आप। ये है अपना सूत्र AlOC2H5 का होल थ्राइस। बच्चों जो लिखा है वही तो हम बात करेंगे ना, एल्यूमिनियम एथॉक्साइड। बच्चों एथॉक्साइड बनता है एथिल अल्कोहल से, ये होता है अपना C2H5OH, ठीक है। C2H5OH में से H प्लस को बाहर कर दीजिए, बचेगा क्या C2H5O माइनस, अर्थात ये क्या है एथॉक्साइड आयन, ठीक है। ये क्या है अपना एथॉक्साइड आयन। चलिए अब सूत्र पे चलते हैं अपना। एल्यूमिनियम आयन क्या होता है, ये एथॉक्साइड आयन है और एल्यूमिनियम आयन क्या होता है Al+3, तो माइनस है मतलब -1 है यहाँ पे, तो इस 1 को यहाँ ले जाइए और 3 को यहाँ ले जाइए, तो देखो सूत्र क्या बना C2H5O, इसका 3 यहाँ आया 3 और ये बन गया एल्यूमिनियम, बन गया। तो ये हो गया अपना एल्यूमिनियम एथॉक्साइड, सेम हो गया अपना, ठीक है। अब तो आगे समझ में, मैंने बच्चों यहाँ से आपको क्लियर कर दिया है। तो रिएक्शंस जो हैं अपनी एल्डोल संघनन, कैनिज़ारो जो आप दोनों बताई, एक अपनी हो गई वोल्फ-किश्नर और क्लीमेंसन अपचैन, और एक है अपनी स्टीफन और रोजनमुंड। 6 रिएक्शन है, इनको अच्छी तरह कर लीजिएगा, कोई गुंजाइश मत छोड़िएगा। इन 6 रिएक्शंस को दोबारा सुन लीजिए। आज की 2 कराई है जो एल्डोल और कैनिज़ारो, दूसरी 2 रिएक्शन कैनिज़ारो के साथ एक तो आपको कौन सी बताई है मैंने आपको क्लीमेंसन अपचैन और वोल्फ-किश्नर, और बाकी 2 जो बताई हैं स्टीफन और रोजनमुंड। इन 6 रिएक्शंस को अच्छी तरह कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। अब जब तक आप हमारे साथ बने रहिए बच्चों, शेयर करना मत भूलिएगा। आगे के लिए आप लोग तो 12th पास कर लेंगे, उसके बाद भी ये वीडियोस का लाभ मिलता रहे, इसलिए अपने आने वाली जूनियर क्लास को जो बच्चे 11th से 12th में आएंगे नेक्स्ट ईयर, जरूर उन तक भी इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाइएगा कि केमिस्ट्री की अगर कोई भी अपने को क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो यहाँ इस चैनल पर आप सॉल्व कर सकते हैं। ये चेन जो है, ये श्रृंखला जो है बच्चों रुकनी नहीं चाहिए। जो भी इस चैनल पर आए अपने आने वाली नेक्स्ट क्लास को या अपने क्लास के साथियों को जरूर इस चैनल से अवगत कराएं और वहां तक शेयर करें। शेयर करने से ही हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इस चैनल को